starting second video of chapter introduction of accounting. First video already I have uploaded. Now in second video I will discuss about next, but in previous video I have discussed already about accounting, accountancy, features of accounting, objective of accounting, function of accounting, advantage, disadvantage and users of accounting information. ये सब मैंने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। आप उसमें जाकर के इसके बारे में जान सकते हैं। इस वीडियो में हम आगे का जो टर्म है, बेसिक टर्म जो अकाउंटिंग का है, ये हम जानेंगे इसमें एक एक करके, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, इस चैप्टर से जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी आपका आगे 12th में भी जो रिलेवेंट टॉपिक्स मिलती है और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन यही रहती है। अकाउंटिंग का डेफिनेशन, अकाउंटेंसी का डेफिनेशन, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव, फंक्शन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, लिमिटेशन, ये सारी चीज पूछी जाती है। एंड बेसिक टर्म्स आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक टर्म्स को जानना, अकाउंटिंग में जो अलग अलग टर्म, जो अलग अलग वर्ड का बारे में क्या होता है। नाउ फर्स्ट आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम बिजनेस। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस? बिजनेस क्या होता है? एनी लीगल एक्शन that is done in order to earn income or profit is called business. It includes the production of goods and service, purchase and sales of goods and service, and banking, insurance, education, transportation, and any other trading activities. ये सब के सब बिजनेस में आता है यदि कोई लीगल एक्शन के थ्रू जाता है और उसके बाद अपना इनकम या तो प्रॉफिट को अर्न करना चाहता है, कमाना चाहता है। नाउ नेक्स्ट इज ट्रेड। बिजनेस एंड सेल ऑफ गुड्स and services in order to earn profit is called trade. Clear? Now next is profession. In profession, any work done in order to earn profit which necessarily requires prior training and education. Prior training and education, that means you can say कि आप ट्रेनिंग लेते हो, एजुकेशन लेते हो, उनके बारे में जानते हो और उसके बाद आप उसको अपना प्रॉफिट या तो पैसे कमाने के लिए, मनी अर्न करने के लिए आप वर्क करते हो, इज कॉल्ड अ प्रोफेशन। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स। अगेन आई रिपीट, एनी वर्क डन इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट which necessarily requires prior training and education is called profession. Now, proprietor, the person who invests capital. In next we will discuss about कैपिटल। कैपिटल क्या होता है आगे हम जानेंगे। यहाँ पर कैपिटल वर्ड आपके पास आया है। द पर्सन हु इन्वेस्ट कैपिटल इन द बिजनेस एंड इंटाइटल्ड टू हैव ऑल प्रॉफिट एंड लॉस। इंटाइटल्ड टू हैव ऑल प्रॉफिट एंड लॉस, यानी या तो लॉस हो या तो प्रॉफिट हो, ये सब के सब उन्हीं को मिलता है। ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड प्रोप्राइटर और ऑनर ऑफ द बिजनेस। या तो बिजनेस का ऑनर बोले, मालिक बोले, या तो प्रोप्राइटर बोले। ये वो पर्सन होता है जो अपने कैपिटल को लगाते हैं, वो कैश में लगाए या कहीं से लोन लेकर लगाए, बट वो कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में और प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा जिम्मेदार, पूरा लेने के लिए, पूरा उसका लाभ लेने के लिए वही जिम्मेदार होता है। नाउ the nature of proprietor depends upon the type of nature of the business organization. In a sole trade business, sole trader is the proprietor. In a partnership firm, partners or proprietor, and in company shareholders are the proprietor. ये जो मैंने लास्ट में जो आपको proprietors के बाद जो मैंने डिस्कस किया कि यदि हम सोल ट्रेड बोलते हैं, जो जिसमें एक ही रहता है, वो अकेला मालिक होता है। पार्टनरशिप जिसमें दो या दो से ज्यादा पर्सन या तो फर्म मिलकर काम करते हैं। नौ, यदि हम कंपनी की बात करते हैं तो शेयर होल्डर, जो शेयर उसमें लगाते हैं, जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं, वे प्रोप्राइटर होते हैं। नौ, वन थिंग, आप सभी टर्म्स के जितने भी मैंने टेक्स्ट स्क्रीन पे दिया हूं, आप उसे क्या करें तो बिल्कुल नोट डाउन करें कॉपी पर, सो दैट यू कैन लर्न। आपका प्रैक्टिस भी होगा, आप उसे लर्न भी कर सकते हो। नाउ कैपिटल, द अमाउंट ऑफ कैश, गुड्स
or assets which is initially invested by proprietor while commencing business. Commencing business, when business को start किया जाता है, is called capital. यानी कोई भी कैश या तो गुड्स या एसेट या तो जो भी इन्वेस्ट किया जाता है प्रोप्राइटर के द्वारा, it is called capital. It is invested to earn profits. In other words, the excess of the assets over liability is capital. यानी कैपिटल को यदि हम फाइंड आउट करना चाहेंगे तो हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं. Now, what is assets? All the resources of business having economic value are called assets. These resources help the business to earn a profit and have future value. These are important for running a business and are in the possession of the businessman. यानी बिजनेस को रन करने के लिए अलग अलग तरह के इकोनॉमिकली वैल्यू की चीज लगाई जाती है, रिसोर्सेस लगाई जाती हैं. यही एसेट्स होता है जो कि प्रॉफिट कमाने के लिए, प्रॉफिट फ्यूचर में और इसकी वैल्यू के लिए अर्न करने के लिए लगाया जाता है. नाउ there are two types of fixed assets. There are two types of assets. One is fixed assets, another is current assets. जैसे नेम से ये वेरी क्लियर है कि फिक्स्ड है. That means the assets which are used by business for a long time are called fixed assets. यानी वो स्टार्टिंग में जो इन्वेस्ट किया जाता है, लगाया जाता है, वो लॉन्ग पीरियड के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है, सो दैट कि हम उससे पैसे कमा सकें. Now another thing और नॉन करेंट एसेट उसे ही बोलते हैं, यानी जो करेंट नहीं है और नॉन करेंट है. Now these are continued to be used by the business for a period of more than 1 year. Yes, more than 1 year. For example, land, building, plant, machinery, furniture, vehicles. ये जो assets है, ये assets हमारा fixed assets है, क्योंकि एक बार लगाए जाते हैं तो long time चलते रहता है. Now, current assets. The assets which are used up in 1 year or easily get converted into cash in 1 year are called current assets. For example, raw material, जैसे raw material अभी लगाया, जैसे जो चीज की फैक्ट्री है, जो प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं उसमें जो रॉ मटेरियल लगाया फिनिश्ड गुड्स तैयार करने के लिए, फाइनल बनाने के लिए, या तो फिनिश्ड गुड्स लाए किसी का और मैंने उसे फिर फिनिश्ड गुड्स बनाऊंगा, या तो डेटर्स जो मेरे पैसे लिए हुए हैं, जो मेरे पैसे जानते हैं, जो मुझसे उधार लिए हैं, कैश बैलेंस जो मेरे पास कैश है, बैंक बैलेंस जो मेरे कैश बैंक में है, ये सब हमारा करंट एसेट है, क्योंकि हम उससे क्या करते हैं, टाइम टू टाइम कम ज्यादा होते रहते हैं और उसे अर्न करने के लगाते हैं, लेकिन उसकी लॉन्ग पीरियड नहीं होती है, हम उससे टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं, कम ज्यादा होते रहता है. नाउ लायबिलिटीज द अमाउंट व्हिच बिजनेस ओज टू अदर्स इज कॉल्ड इट्स लायबिलिटी. यदि बिजनेस किसी दूसरे का कर्ज लिया रहता है, यदि उसके बिजनेसमैन के ऊपर या हमारे बिजनेस के ऊपर किसी दूसरे का लायबिलिटी है, किसी दूसरे का कर्ज है, तो ये हमारे लिए वो लायबिलिटी हो जाता है. यानी एक कंपनी के ऊपर किसी दूसरे पर्सन का कर्ज होना कंपनी के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि उसे कभी ना कभी उसे पे करना पड़ेगा. देयर इज अ सर्टेन अमाउंट व्हिच बिजनेस इज अंडर ऑब्लिगेशन टू पे. आई हैव टोल्ड क्लियरली, मैंने पहले भी बताया कि उसे कभी ना कभी करना, ऑब्लिगेशन उसका उत्तरदायित्व है, वो कभी ना कभी उसको क्या करेंगे, पे करेंगे. देयर आर टू टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज. वन इज long term liabilities, another is short term liabilities. Those liabilities which are usually payable after a period of 1 year, it is called long liability. Long term loan from financial institution, debenture issued by companies. यदि कंपनी के द्वारा डिवेंचर इशू किया जाता है, या तो हम किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मीन्स वो इंस्टीट्यूशन होता है, वो कंपनी होता है जो फाइनेंस प्रोवाइड करता है, दैट मीन्स हमें लोन देता है, पैसे देते हैं लोन में, उसे हम फाइनेंस, उसे बैंक भी कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस भी कर सकते हैं, या तो अदर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो क्या करते हैं, जो लॉन्ग टर्म लोन देते हैं, तो वो लोन एक कंपनी के लिए, एक फर्म के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हुआ, क्योंकि उसे फिर देना पड़ेगा और वो 1 साल से ज्यादा का होना चाहिए. नाउ शॉर्ट टर्म, दैट मीन्स इट इज वेरी क्लियर कि 1 साल के अंदर ही मुझे रिटर्न बैक करना पड़ेगा. These are those which are payable within 1 year, यानी 1 year के अंदर ही पे करना पड़ेगा, उसे रिटर्न बैक करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर, जिससे मैं पैसे उधार लिया हूं, वो मेरे लिए क्रेडिटर हो गया. दैट मीन्स यदि मैं एक पर्सन हूं, मैं एक बिजनेसमैन हूं, यदि मैं एक कंपनी का ऑनर हूं, या तो यदि एक कंपनी नेम ही बोलो और उस कंपनी ने किसी से लिया है, तो वह जिनसे लिया है, जिनको देना पड़ेगा, वो इस कंपनी के लिए क्रेडिटर
है, क्योंकि कंपनी को उन्हें देना पड़ेगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, यदि बैंक से ज्यादा पैसे निकाल लिए हमने, ओवरड्राफ्ट किए, ज्यादा पैसे निकाले, लेकिन उससे हम 1 साल के अंदर ही बैंक को फिर से पैसे पे करूंगा। Now, drawings, the amount of cash or goods which is withdrawn by proprietor from business, बिजनेस से जो भी कैश या तो गुड्स निकाले जाते हैं, ये आपको स्टार्टिंग स्टेज में बहुत बार इसका इस्तेमाल अब नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट हो जाएगी। जब आप ट्रांजेक्शन शुरू करते हो तो आपको याद रखना है कि ड्राइंग क्या हो सकता है, क्योंकि आपको 2 चीज मिलेगी, एक मिलेगी पर्सनल यूज और एक मिलेगा ड्राइंग्स। दैट मीन्स बिजनेस से प्रोप्राइटर जो कुछ भी कैश या तो गुड्स निकालते हैं बिजनेस से, देन उसे हम ड्राइंग बोलेंगे। नाउ फॉर इट्स प्राइवेट यूजेस इज कॉल्ड ड्राइंग, यानी वो अपने काम के लिए निकाला, क्योंकि यहाँ पे बात आती है कि जब वो काम के लिए निकाला तो उसे ड्राइंग क्यों बोले। तो एक्चुअली प्रोप्राइटर अपने आप में इंडिविजुअल एक अलग है, और एक बिजनेस एंटिटी जो कि एंटिटी अपने आप में नेम है। एबीसीडी कंपनी बोलूं तो, और एबीसीडी का एक मालिक कोई राम श्याम मोहन कोई है, वो दोनों डिफरेंट है, क्योंकि उनका एक पर्सनल लाइफ है और एक तरफ इनकी एक कंपनी है। तो यदि ये फर्म, ये प्रोप्राइटर है, बिजनेस से अपने लिए कुछ निकाला, प्राइवेट यूज के लिए निकाला, तो हम उसे ड्राइंग बोलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बिजनेस की जो फाइनेंस है वह बिजनेस से पर्सनल में जा रहा है। दैट मीन्स बिजनेस का नाम एबीसीडी कंपनी का नाम बोले तो उनके पास इतनी कम हो जा रही है, इसलिए ड्राइंग बोलते हैं। इट रिड्यूस द कैपिटल ऑफ द बिजनेस, यहाँ पर मैंने ये बताया क्लियर, इट रिड्यूस, क्योंकि जो निकालते हैं यानी कैश और गुड्स, ये क्या करता है, रिड्यूस कर रहा है कैपिटल को, कहीं ना कहीं बिजनेस को। नो, सेकेंड इज गुड्स, द थिंग्स विच आर बॉट एंड सोल्ड बाय बिजनेस आर कॉल्ड गुड्स। कोई भी सामान या कुछ थिंग्स जो हम परचेज करते हैं, बॉट करते हैं, बाय करते हैं एंड सेल करते हैं, बॉट एंड सोल्ड। गुड्स में बी रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ फाइनेंस गुड्स, ऐसा हो सकता है कि वो रॉ मटेरियल हो, या तो ऐसा भी हो सकता है कि वो रॉ मटेरियल अभी पूरा ना बना हो, वर्क इन प्रोग्रेस में हो, फिनिश गुड्स बनने वाले हो। इन अकाउंटिंग व्हेन गुड्स आर परचेज इट इज रिटन एज परचेज, व्हेन गुड्स आर सोल्ड इट इज रिटन एज सेल्स। जब हम कोई सामान को बेचते हैं, सेल कर देते हैं, देन सेल्स हम बोलते हैं, और जब उसे बाय करते हैं, परचेज करते हैं, तो हम उसे परचेजेस बोलते हैं। नाउ इट इज रिटन एज ए स्टॉक इट इफ रिमेन अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। यदि ईयर एंड में क्लोज करते हैं, सारी हम बिजनेस की फाइनेंस को एक जगह लाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, देन यदि कोई स्टॉक यदि बचा हुआ रह जाता है, देन जो सामान बचा हुआ रहता है उसे हम बोलते हैं स्टॉक बोलते हैं। आपको इस चीज में एक और चीज भी जान गए, इतने आपने गुड्स को जाना, आपने गुड्स समझ गए, आपने परचेज को भी समझ गए, परचेज क्या होता है, आपने सेल्स को भी समझ गए, सेल्स क्या होता है, एंड वन थिंग इज स्टॉक, स्टॉक क्या होता है। यानी जो चीज आप बना रहे हो वो आप या तो परचेज किए कुछ उसके रॉ मटेरियल, या तो जब आपने उसे तैयार किया तो सेल भी कर दिए, या तो जो कुछ आपके पास परचेज करने के बाद और सेल करने से पहले आपके पास लास्ट में जब आप कैलकुलेट करते हो, आप पूरा अकाउंटिंग करते हो, देन आपके पास रहता है, आपके पास मतलब आपके बिजनेस के पास रहता है, देन जो बची हुई चीज है वो आपका स्टॉक कहलाएगा। नाउ परचेज गुड्स बॉट for resale are called purchase. This may be in form of raw material, finished goods. Purchase of asset is not called purchases because assets are not purchased for resale. हम assets को जो लगाते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए लगाते हैं, अर्न करने के लिए बिजनेस में, हम उससे परचेज नहीं बोलेंगे। नो, सेल्स, when purchased goods are sold in order to earn a profit are called sales. When goods are sold for cash it is called cash sales, and goods sold on credit are called credit sale. ये भी आपसे बार बार आपके क्वेश्चन में आते रहेगा, क्रेडिट सेल और कैश सेल। एक्चुअली जब कैश सेल करते हैं, जैसे नेम से ही क्लियर है कि कैश सेल मीन्स कि जो हम सेल तो किया लेकिन उन्होंने, मैंने कैश में किया, कैश में जैसे ही सेल किया तो मुझे कैश आ गया सेल करने के बाद, और जब आप क्रेडिट में करते हो तो आपके पास नहीं आता है, उनके नेम आप रिकॉर्ड में कर लेते हो, और कभी न कभी उनको पे करना पड़ता है हमें। यानी सेल करने के बाद जब आप क्रेडिट में सेल करते हो, ऑन क्रेडिट करते हो, उसे हम क्रेडिट सेल बोलते हैं। जब क्रेडिट सेल करते हैं तो उनका नेम मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, और रिकॉर्ड करने के बाद हम ये देखते हैं कि कोई ना कोई मेरा देने वाला है,
और आपको ये भी बता दूं कि जब आप क्रेडिट सेल करते हो तो जो पर्सन आपका, या तो जब आप क्रेडिट सेल करते हो तो जो पर्सन आपका, या तो जो प्रोप्राइटर, या तो बिजनेसमैन, या तो फर्म खरीदता है, वो आपका डेटर बन जाता है। इस कंसेप्ट को भी आप बहुत इजीली क्लियर कर सकते हो। और जब आप कैश सेल करते हो तो आपके पास कैश आ जाती है और गुड्स चला जाता है, गुड्स कम हो जाता है, आपके स्टॉक कम हो जाते हैं और कैश आ जाता है, कैश आपका इंक्रीज हो जाता है। परचेज रिटर्न, goods once purchased by the business are returned back due to any reason is called purchase return or return outward। ये भी आपको बाबा आएगा, रिटर्न आउटवर्ड भी आपको आएगा। देन यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न को ही बोलते हैं। नाउ इसे कैसे आप इजीली लर्न रख सकते हो अपने माइंड में, ये मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ये आउटवर्ड और एक आएगा इनवर्ड, जो कि सेल्स रिटर्न होता है। सेल्स रिटर्न में इसे रिटर्न इनवर्ड्स बोलते हैं। और सेल्स जो किसी कारणवश आपने सेल्स कर दियो, सेल कर दियो, वो आपके फॉर्म में आ जाता है रिटर्न बैक, तो हम उसे सेल्स रिटर्न कहते हैं या तो रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं। चलिए आउटवर्ड इनवर्ड की थोड़ी सी जो स्टूडेंट्स को ज्यादातर कंफ्यूज हो जाता है। आउटवर्ड दैट मीन्स बाहर जाना, सीधी सी बात है, बाहर कौन जाएगा, जो अंदर आया है। अंदर कौन आएगा, जब मैं परचेज करूंगा। दैट मीन्स जब आप परचेज करते हो तो वो कोई सामान आपके अंदर आता है, आपके फर्म के अंदर आता है, एंट्री करता है, एंड जब वो बाहर जाता है तो आउटवर्ड्स हो गया। दैट मीन्स आपने जो परचेज किया वह सामान फिर से रिटर्न हो रहा है। रीजन एनी रीजन में भी, फॉल्ट हो जाना, या तो सुटेबल नहीं होना, या तो जो आपका टर्म था वो टर्म को फुलफिल नहीं किया, इसलिए मुझे रिटर्न आउटवर्ड बोलेंगे। एंड सेल्स रिटर्न, जब आप सेल करते हो तो आपकी सामान आपकी रिटर्न आ जाती है फर्म में, तब उसे सेल्स रिटर्न बोलेंगे। नाउ stock, these are those goods which are left unsold in the business at the end of the year. The goods sold unsold at the end of accounting year are called closing stock। अब accounting year क्या होती है, जो साल भर में 12 मंथ्स के लिए अकाउंटिंग करते हैं, वो अकाउंटिंग होता है 12 मंथ्स का। Now the same stock is called opening stock at the beginning of a new accounting year। Now जब कभी भी हम स्टॉक अभी जो है लास्ट में, जब अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में जो होता है उसे क्लोजिंग कहते हैं, और जब वो क्लोजिंग करते हैं तो नेक्स्ट डे, और बोले तो नेक्स्ट ईयर का फर्स्ट डे में वो ओपनिंग स्टॉक हो जाता है बिगिनिंग में। नाउ रेवेन्यू, दिस आर द अमाउंट रिसीव्ड बाय अ बिजनेस फॉर सेलिंग गुड्स और सर्विस। दिस अमाउंट इज रिसीव्ड फ्रॉम डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, डिस्काउंट, डिविडेंड। इस तरह से हमारे पास कुछ आते रहता है, अर्निंग होते रहता है फर्म को, हम इसे रेवेन्यू बोलते हैं। एक्सपेंसेस, द कॉस्ट which business incurs for purchasing goods and service for using service is called expenses। जब कोई भी सामान खरीदने में या तो सर्विस लेने के लिए जो मुझे देना पड़ता है, जो कॉस्ट मुझे लगाना पड़ता है, उसे हम एक्सपेंसेस बोलते हैं। दिस इंक्लूड पेमेंट मेड फॉर यूएस, आपके यहाँ मजदूर काम कर रहे हैं तो आपने उनको वेजेस दिए, कोई मे बी कि आपका आवर बेस पर आ गया, कोई एक दिन के लिए आया। सैलरी, जो आपका कंटिन्यू स्टाफ है। फ्रेट, जो कूली, जो आपका कैरी करता है सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है। एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करते हो, रेंट, इंश्योरेंस। इन द अदर वर्ड्स वी कैन से द कॉस्ट ऑफ अर्निंग रेवेन्यू इज एन एक्सपेंसेस। हम अदर वर्ड में क्लियरली बता सकते हैं रेवेन्यू तो हमें आता है, लेकिन रेवेन्यू लेने के लिए जो मुझे खर्च करने पड़ते हैं ये हमारे एक्सपेंसेस है, उस पर जो कॉस्ट लगते हैं वो हमारा एक्सपेंसेस है। एक्सपेंडिचर, द अमाउंट विच इज पेड फॉर इंक्रीजिंग प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। इट इज ऑफ लॉन्ग पीरियड नेचर एक्सपेंडिचर, क्योंकि हम क्या करते हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए अपने बिजनेस में उसे पे करते हैं, खर्च कर देते हैं। नाउ इनकम, दैट अमाउंट विच इंक्रीज द कैपिटल ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड इनकम। कैपिटल ऑफ बिजनेस, इंक्रीज द कैपिटल ऑफ बिजनेस, यानी हम अपने कैपिटल को बढ़ाना चाहते हैं, तो इनकम जो आती है वो बिजनेस रनिंग होते रहता है, चलते रहता है, और हम अपने अमाउंट से क्या करते हैं, कैपिटल को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये हमारा इनकम है। द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस इज कॉल्ड इनकम। ये जो मैंने कैलकुलेशन दिया कि इनकम इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, यानी जितने मैंने रेवेन्यू लगाया फिर उसमें से कुछ खर्च हुआ, रेवेन्यू इज द कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस, एंड जब हम रेवेन्यू लगाते हैं तो मुझे
खर्च करते हैं तो मेरे पास रेवेन्यू आता है, और जब आता है तो जो मैंने लगाया और जो मेरा एक्चुअल में था और जो मेरे पास आया उसमें से जो एक्सेस हो जाता है वो मेरा इनकम है। दैट मीन्स यू कैन से क्लियरली इनकम इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। लॉस व्हेन एक्सपेंसेस इनकर्ड आर मोर देन रेवेन्यू। सीधी सी बात है, यदि ज्यादा रेवेन्यू आ जाए, एक्सपेंसेस कम हो जाए तो मुझे फायदे होंगे, इनकम हो जाएगी। जब वो कम हो जाएगी दैट मीन्स रेवेन्यू मोर देन रेवेन्यू से ही ज्यादा एक्सपेंसेस हो जाती है, देन इट इज लॉस, द रिड्यूस ऑफ कैपिटल ऑफ द बिजनेस। और इस तरह से लॉस होती है तो कहीं ना कहीं हमारे कैपिटल पे भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हम कैपिटल को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, अपने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को इफेक्ट करता है, एंड इट इज कॉल्ड लॉस। गेन just opposite of loss, it is the monetary receipt as a result of business transaction. The excess of revenue over the expenses is called gain. यदि हमारा रेवेन्यू ज्यादा आ जाएगा ओवर द एक्सपेंसेस, देन हमारा क्या होगा, गेन होगा, यानी वो और ज्यादा हमारे बिजनेस को, ट्रांजेक्शन को आगे बढ़ाएगा। दैट मीन्स वो मोनेटरी, दैट मीन्स मनी हमें जो है ज्यादा आ रहा है कहीं ना कहीं। नाउ कॉस्ट, टोटल ऑफ डायरेक्ट ऑफ or indirect expenses, total of direct or indirect expenses which are incurred for the production of goods and services called cost। यानी वो डायरेक्टली एक्सपेंसेस करो या तो इनडायरेक्टली खर्च करो, लेकिन सारे खर्च हम किस लिए करते हैं कि हमारा गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन हो ज्यादा अच्छा हो, उस पर जो कॉस्ट करते हैं इट इज कॉल्ड कॉस्ट। क्योंकि कोई चीज आप सर्विस देते हो या तो सामान को प्रोडक्शन में लाना चाहते हो, देन आपको कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है, तो आप जो पे करते हो, एक्सपेंस करते हो, इट इज कॉल्ड कॉस्ट। लाइक द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ लेबर, कॉस्ट ऑफ अदर सर्विसेज यूज्ड टू मेक द आर्टिकल इज कॉल्ड द टोटल कॉस्ट। यानी आप जो कोई चीज बनाओगे, फाइनल प्रोडक्ट बनाओगे, तो प्रोडक्शन करने के लिए आपको स्टार्टिंग में मटेरियल लगाना पड़ेगा, लेबर देना पड़ेगा, एंड अदर सर्विस और भी बहुत सारे चीज लगाना पड़ेगा। ये सारे के सारे आपको कॉस्ट हुआ। जब इस टोटल सारे कॉस्ट को आप टोटलिंग करते हो, then it is called total cost. No discounts, concession or rebate allowed by a businessman to its customer is called a discount. It may be of two types. हम जो डिस्काउंट देते हैं, जो हम छोड़ देते हैं अपने कस्टमर को, हमारे बिजनेसमैन क्या करते हैं, यदि आप बिजनेसमैन हो, आपके जब कस्टमर आते हैं तो आप उसको या तो बोले लुभाने के लिए, या तो आप उनको बेनिफिट देने के लिए, या तो आप उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट देने के लिए क्या करते हो, आपको उसको कुछ ज्यादा फायदे देने के लिए आप उन्हें कुछ पैसे छोड़ देते हो, कंसेशन कर देते हो, रिबेट कर देते हो, छोड़ देते हो। तो हम कई तरह से करते हैं रिबेट। तो यहाँ पर मैंने दिया ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, तो उसी को हम डिस्काउंट बोलते हैं, छोड़ देने को। नाउ ट्रेड डिस्काउंट, व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट? व्हेन अ ट्रेडर, दैट मींस बिजनेसमैन, अलाउज अ कंसेशन टू इट्स कस्टमर्स ऑन द लिस्ट प्राइस। यानी जितनी प्राइस हम करते हैं, हाई लिस्ट प्राइस है, जो प्राइस पर हम सेल करना चाहते हैं कस्टमर को, वो लिस्ट प्राइस पर यदि हम कंसेशन करते हैं, then it is known as trade discount. It is not recorded in the books. It is not recorded. Trade discount को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं बुक में. It is stated in the invoice. Invoice जब हम प्रिंट आउट करके देते हैं, या इनवॉइस जब हम बनाते हैं कस्टमर को देने के लिए, बिल बनाते हैं, then ट्रेड डिस्काउंट को हम मेंशन करते हैं, बट हम रिकॉर्ड बुक में नहीं करते। बट कैश डिस्काउंट, बाय नेम इट इज वेरी क्लियर, कैश डिस्काउंट, दैट मीन्स हम डिस्काउंट देते हैं कि यदि आप कैश मुझे दोगे तो अभी आपको मैं इतने छोड़ दूंगा। यदि आप पे करते हो, आप जो मुझसे सामान खरीदते हो, सपोज आई एम अ बिजनेसमैन, आई टोल्ड यू क्लियरली कि आप यदि अभी परचेज करोगे मेरे से, आप कोई भी गुड्स ले हुए, फिनिश गुड्स लेते हो, देन आपका इतना का इतने आपको डिस्काउंट कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, then it is called trade discount. But I am saying when a trader allows a concession to the customer to make payment in cash by check. आप एक काम कीजिए, अभी जो भी आपने परचेज किया, आपका बिल इतने का बना, आप उसमें यदि अभी आप कैश या तो चेक दे देते हो एट ए टाइम, प्रेजेंट में भी देते हो, तो मैं आपको कुछ कम कर दूंगा। तो जितने परसेंट या जो कुछ भी आप कम करते हो, इट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स, यू हैव टू कीप इन योर माइंड, इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स, कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड। When cash discount is allowed to customers is required to pay the least due amount. सीधी सी बात है, जब आप कैश डिस्काउंट कर रहे हो तो कम अमाउंट उसे पे करना पड़ेगा, एंड इट इंकरेज द कस्टमर टू पे एज अर्ली एज पॉसिबल। और मुझे बोलते भी है, एक काम कीजिए, आप जितना जल्दी करेंगे आप इस कैश डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं। तो आपके हाथ में कैश डिस्काउंट का फायदा होना, दैट मीन्स कस्टमर के हाथ में है, और इससे कस्टमर क्या होते हैं, और भी
ज़्यादा इंटरेस्ट लेना लगते हैं और हमारा बिजनेस और अच्छे भी जाता है। दैट मीन्स वो सेल्स होने के चांस थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। नाउ डेटर्स, DEBTOR, debtors, the person, firm or an organization who takes goods or service on credit from the business are called debtors of the businessman. बिजनेस से यदि कोई भी सर्विस या तो गुड्स लेता है बट वो क्रेडिट में लिया, उधार लिया, देन इट इज कॉल्ड डेटर। दैट मीन्स यदि मैं बिजनेसमैन हूँ और हम मुझसे कोई कस्टमर ने उधार में ले लिया, ऑन क्रेडिट लिया, दैट मीन्स वो मुझे पे कुछ नहीं किया, देन वो जो पर्सन होगा, वो जो कस्टमर होगा, वो जो फर्म होगा, वो जो ऑर्गेनाइजेशन होगा, वो डेटर होगा, क्योंकि उन्हें बाद में कभी न कभी मुझे पे करना पड़ेगा, मुझको देना पड़ेगा। In other words, the person from organization who owes money or money's worth to the business is called the debtor. Clear? Now, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फर्म पर्सन यदि किसी दूसरे फर्म का उधार में लेता है तो उधार लेने वाला फर्म डेटर कहलाता है। Now, creditor just opposite, the person from organization for whom goods or service are purchased, जिनसे लेते हैं उधार में उन्हें बिजनेस क्रेडिटर बोला जाता है। द बिजनेस owes money to them, the amount payable to creditors is a liability of the business. Yes, यदि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं किसी दूसरे फर्म ऑर्गेनाइजेशन पर्सन से ऑन क्रेडिट सर्विस या गुड्स लेता हूँ तो मुझे कभी ना कभी उन्हें पे करना पड़ेगा, पेबल। यस, मुझे कभी ना कभी पे करना पड़ेगा उस फर्म को, पर्सन को, ऑर्गेनाइजेशन को। दैट मीन्स जिन्हें मैं पे करूंगा वह क्रेडिटर्स कहलाएंगे। नौ, ये जितने टर्म्स हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे ये जब आप जानोगे तो आपको क्लियर रहेगा कि ये क्या है, हम क्या करने जा रहे हैं, इसे कौन होता है। क्योंकि आपकी ये कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगी, आगे आपकी बहुत सारे प्रॉब्लम के बार बार आपको लर्न करना पड़ेगा। डेटर, क्रेडिटर। नौ, रिसीवेबल्स, द टोटल अमाउंट व्हिच इज टू बी रिसीव्ड इन बिजनेस इज कॉल्ड रिसीवेबल। जो मुझे आने वाले और हैं, मुझे मिलेंगे, it is called receivable. Payable, total amount which to be paid the business is called payable. यदि एक बिजनेस को, बिजनेसमैन को, फर्म को, पर्सन को किसी दूसरे को पे करना पड़ेगा, उन्हें देना पड़ेगा, it is this amount is called payable, यानी वो अमाउंट पेबल है। नौ, उन्हें देना पड़ेगा। नौ, एंट्री recording of the transaction in account book is called making an entry, or the record of transaction in books is called an entry. मैंने फर्स्ट वीडियो में अकाउंटिंग के बारे में बताया, अकाउंटिंग क्या होती है इसके बारे में बताया। उसमें आपने देखा कि रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, ये सब आपने जाना। ये आप एंट्री आ गई तो एंट्री भी जस्ट वही चीज है जिसे आप एंट्री कर देते हो। दैट मीन्स जब आपका डेटा इंफॉर्मेशन मिलता है आपके पास तो आप उससे क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो, समराइज करते हो, क्लासिफाइड करते हो, फिर आप उसे कहीं ना कहीं नोट डाउन करते हो। ये जो नोट डाउन आप कहीं ना कहीं करते हो, किसी बुक में करते हो, रिकॉर्ड करते हो, कहीं रखते हो, इट इज कॉल्ड एंट्री। अब जब हम लोग आगे एंट्री बार बार करेंगे तो आप देख लेना कि नेक्स्ट में किस तरह से एंट्री होती है। दैट मीन्स आप अपने डेटा को एक पर्टिकुलर प्लेस पे, पर्टिकुलर बुक में, पर्टिकुलर अकाउंट में जब आप उसे रिकॉर्ड डालते हो, then it is called entry. Now turnover, the total amount of cash and credit sales during the a particular period is called turnover. Turnover हम एक साल का, 6 महीने, 3 महीने, जितने दिन के पर्टिकुलर पीरियड का जितने टोटल कैश या तो क्रेडिट सेल्स होता है वो हम उसे टर्नओवर कहते हैं। यानी यदि मेरे 6 महीने के अंदर 1 करोड़ का सेल हुआ, मे बी कि वो कुछ क्रेडिट था और कुछ कैश था, सारे के सारे टर्नओवर होंगे। नाउ इट इज वेरी क्लियर। Next, insolvent. A person is said to be insolvent when he or she is incapable to meet all his or her liability. Such a person has more liability than asset. जब किसी इंसान के पास उनकी जितनी एसेट होती है, उनकी जितनी प्रॉपर्टीज होती है, उनसे ज्यादा उनके ऊपर बर्डन, दैट मीन्स लायबिलिटी हो जाती, कर्ज हो जाती है, तो हम उस पर्सन को इंसॉल्वेंट बोलते हैं, क्योंकि वह इनकैपेबल हो जाता है। उनकी जो लायबिलिटी है वह उस लायबिलिटी को पे करने में असमर्थ हो जाता है, कैपेबल नहीं रहता है, क्योंकि उनकी जो संपत्ति है, जो पूंजी है, जो उनके पास एसेट्स है वो कम है और उनके ऊपर जो लायबिलिटी है, जो कर्ज है वो ज्यादा है।
देन वो इंस्टॉलमेंट हो जाते हैं। आगे आप जानेंगे और भी जानेंगे इंस्टॉलमेंट किस किस सिचुएशन में होता है, कोर्ट के द्वारा और अदर भी उसके टाइप्स भी होते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हम इंस्टॉलमेंट जानेंगे कि वो इंस्टॉलमेंट क्या होता है। दैट मीन्स उनकी लायबिलिटी ज्यादा हो जाती है एसेट से, तब वो इंस्टॉलमेंट हो जाता है। नाउ बैड डेट्स, the amount which could not be recovered from debtors due to his insolvency or disability to pay called bad debts. Bad debts वो अमाउंट होता है जब आप मान लो किसी पर्सन को क्रेडिट में दिए, उधार दिए और वो आपका डेटर बन गया। नो, डेटर क्या हुआ, या तो इंसॉल्वेंस हो गया पूरे का पूरे, अब उनका कुछ पता नहीं चला वो कहाँ है कहाँ नहीं, या तो बाय कोर्ट वो इंसॉल्वेंट हो गया, या तो वो ऐसा पर्सन हो गया कि वो एबल नहीं है पे करने के लिए। वो बोलता है कि मेरे पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि मैं आपका पे कर सकूं, तभी उसे हम, जब मेरे पैसे वो डूब जाते हैं हम उसे बैड डेब्ट्स बोलते हैं। नो वाउचर, द रिटेन डॉक्यूमेंट थ्रू विच फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स इज कॉल्ड वाउचर। द रिटर्न डॉक्यूमेंट थ्रू विच फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, जब कोई भी हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो कहीं ना कहीं हम ओरली नहीं कहते हैं, हम क्या करते हैं कोई ना कोई डॉक्यूमेंट देते हैं, आप उस डॉक्यूमेंट को प्रोसेस करो और आप मेरे पास रिकॉर्ड में रहने दो कि आपने साइन किया, आपके द्वारा ये किस टर्म में किस कारण से खर्च हुआ, किस वे में खर्च हुआ, या किस तरह से आया मेरे पास। तो ये सारे रिटर्न डॉक्यूमेंट जो है वो हमारा वाउचर कहलाता है। यह हमारा कैश आने का हो सकता है, जाने का हो सकता है, हमारा खर्च का हो सकता है, हमारा इनकम का हो सकता है, या तो कोई जी पेटी कैश जो करते हैं, जो छोटी छोटी खर्च करते हैं, ये भी हो सकता है। दैट मीन टोटली रिटर्न डॉक्यूमेंट को वाउचर बोलते हैं। आप इस सभी टर्म्स को नोट डाउन करेंगे, लर्न करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आती है, और क्वेश्चन जब उसमें से टर्म पूछा जाएगा तो व्हाट इज या डिफाइन इट, व्हाट इज मीन बाय इट, इस तरह से पूछा जाएगा, यू कैन राइट आंसर इजिली। आप बहुत अच्छे से आसानी से इसे आंसर कर सकते हो। इस तरह से आपका दोनों वीडियो मिला करके ये फर्स्ट चैप्टर का कंप्लीट मैंने कंटेंट डाला हूँ। आप उसे नोट डाउन करें, नोट्स बनाए, बिल्कुल आपका सभी क्वेश्चंस का आंसर इससे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।